के खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। राजन कोचर जी जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। राजन कोचर जी, फिलहाल बातचीत तो विफल रही है, फेल साबित हुई है। अब आगे क्या हो सकता है? ऐसे में जो 15 दिन का सीज फायर है उस पर इस चीज का असर पड़ेगा क्या? अस्सलाम वालेकुम ज़हरा जी। ये एक सेटबैक जरूर है, पर मैं इसको एक टेम्पररी सेटबैक मानता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज अ परमानेंट सेटबैक। और मैं क्यों अपनी स्टेटमेंट को मैं क्वालिफाई करना चाहता हूँ कि बहुत सालों के बाद एक ऐसा डेलीगेशन ईरान का गया है। 70 से ज्यादा लोग थे इस डेलीगेशन में, और सेंट्रल बैंक के जो नुमाइंदे थे, और पार्लियामेंट के थे, और फॉरेन अफेयर्स के थे, और आईआरजीसी के थे, और सारा एक कॉम्प्लीमेंट था पूरा। और 21 घंटे के बाद ये टॉक इसलिए आपकी फेल हुई है बिकॉज कोई भी टॉक सफल होने के लिए एक ट्रस्ट होना जरूरी है, भरोसा होना जरूरी है एक दूसरे के बीच में। तो मुझे पहली चीज लगी कि एक लैक ऑफ ट्रस्ट है इस एनवायरनमेंट में। तो जब भी आप देखेंगे कि एक ट्रस्ट नहीं होगा, आपके समझौते फ्रक्टिफाई नहीं करेंगे, उसमें टाइम लगता है, उस समझौतों को आगे इसको लेके जाने में टाइम लगता है। दूसरा है कि एक इम्पेशंस मैंने देखी अमेरिका के बीच में कि भाई हम अपना डेलीगेशन लेके जाएंगे और फिर हम 24 घंटे में डील साइन करके आ जाएंगे। वो एक डिप्लोमेसी में और डायलॉग में इम्पेशंस का कोई रोल नहीं है, बिकॉज आप जब भी एक डेलिब्रेशंस करते हैं तो उसमें आपको पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज मसले बहुत पेचीदे हैं। इट्स नॉट सो सिंपल कि आप बोल दें कि न्यूक्स नहीं करेंगे, ईरान बोलेगा मैं नहीं करूंगा। आप उसको अपना इसराइल को देख लीजिए, इसराइल के पास बोला जाता है कि 200 वॉरहेड्स हैं। तो आप अगर एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इस रीजन में आज ईरान का दुश्मन कौन है? वो इसराइल है, और वो अपने आप को इसराइल से प्रोटेक्ट करेगा किसी भी हालत में, और आपने इसको इसराइल को इस टेबल में नहीं रखा। दूसरा इस पॉइंट मेरा ये है कि इसराइल शामिल नहीं था इस टॉक्स के लिए, तो जो भी नतीजा इसमें अगर निकलता तो इसराइल उसका सिग्नेटरी नहीं होता। तो वो भी एक गलत चीज थी, बिकॉज अगर ये लड़ाई इसको इसराइल ने शुरू करी, अमेरिका भी उसमें ज्वाइन किया है, और अभी भी लेबनान में भी लड़ाई चल रही है, तो वो एक इसकी फॉल्ट लाइन थी इस नेगोशिएशन की। तीसरा, ये जो अमेरिकन जो ये नेगोशिएटिंग कर रहे हैं, ये एक मैक्सिमलिस्टिक अपने दिमाग के साथ गए कि भाई अब आप देख लीजिए इनकी जो कोर टीम है नेगोशिएशन की, जिसमें स्टीव विटकॉक है, कुचनर है, इनका डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस क्या है? यू सी, ये जो नेगोशिएशंस होती है ये बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से की जाती है, एक टेक्निक के साथ की जाती है। वो टेक्निक इन लोगों में नहीं है, और इसको आपने देखा कि गजा में भी आप देखिए, वो पीस भी जो इन लोगों ने इसको लेके आए वो भी आपका फेल हुआ है, बिकॉज अभी तक हमास ने डिसआर्मामेंट नहीं करी है। तो इसको नटशेल मुझे लगता है कि ये एक सेटबैक है इनिशियली। अभी टेक्निकल टीम्स हैं वहां पे, अभी टेक्निकल टीम्स के बीच में बातचीत चल रही है। आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ग्राउंड बनेगा इस बातचीत को। आपके हिसाब से जो डेलीगेशन यूएस की तरफ से गया था उससे कोऑर्डिनेशन में कमी रही, या फिर वो उस तरीके से बातचीत नहीं कर पाया जैसी करनी चाहिए थी? आफ्ताब कमल पाशा साहब, क्या आपको लगता है ये एक बड़ी वजह इसके पीछे है? क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम अपनी शर्तों पर बरकरार रहेंगे, और ईरान ने ये कहा है कि अमेरिका काफी सख्त है। तो जो डेलीगेशन है, क्या हम उसको कसूरवार इस चीज के लिए ठहरा सकते हैं? देखिए, ईरान की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे इश्यूज पे हुई है। सिर्फ 3 इश्यूज पे वो एग्रीमेंट नहीं हुआ ईरान के मुताबिक, और वो ये है
कि यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पूरा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दिया जाए, और ईरान का कहना है कि मेडिकल और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वो मिनिमम अपना प्रोग्राम जारी रखना चाहता है। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि लेबनान को हर हाल पे ईरान शामिल करना चाहता था कि अगर सीज फायर ईरान के साथ होता है तो लेबनान के साथ भी और हूती वगैरह के साथ भी, उनके साथी जो भी हैं इस इलाके में मशरिक वस्ता में, उन पे भी लागू होना चाहिए, और इजराइल अपनी मनमानी नहीं कर सकता बोल के। और तीसरी जो है, अमेरिका चाहता था कि पहले की तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और उस पर कोई ईरानी तसल्लुत या चुंगी देने का रिवाज जो शुरू किए हैं वो उसको लागू नहीं करता, हम एक्सेप्ट नहीं करते बोल के। ये तीनों इश्यूज पे बात टूट गई और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो चले गए। हालांकि दोनों डेलीगेशंस जो है, ईरान का कहना है कि 25 घंटे की बातचीत हुई, रात भर सुबह तक भी हुई, तो काफी इशू पे एग्रीमेंट हुआ है। और चूंकि ये इतने साल बाद हुई है, हालांकि लास्ट ईयर भी ये साल भी हुई थी, लेकिन जो मसले हैं कई सदियों से पड़े हैं दोनों के बीच में, जो तनाव पूर्ण हो गया है जंग के लिहाज में। तो ईरानियों का कहना है कि एक ही मीटिंग में पूरे मसले सुलझा नहीं सकते और इसको और समय चाहिए आगे भी चल के। वो उम्मीद जता रहे हैं कि बातचीत कंटिन्यू रहेगी बोल के वो उम्मीद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब दूसरे दौर की बातचीत होती है तो क्या उसमें कुछ हमें बेहतर देखने को मिलता है, ये अहम होगा। राजन कोचर जी, क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या दूसरे दौर की बातचीत होगी? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तरह की कोई बात जेडी वंस की तरफ से नहीं की गई कि अब अगले दौर में देखेंगे कि क्या होगा। सिर्फ साफ तौर पर यही कहा गया कि बेनतीजा साबित हुई है। देखिए, अभी तो इसको इमीडिएटली आई डोंट थिंक बातचीत होने वाली है, बिकॉज इसको कुछ टाइम हमको देना पड़ेगा। और अभी आप देख रहे हैं पोस्टरिंग हो रही है, अमेरिका बोल रहा है कि वो नेवल ब्लॉकेड करेगा। अभी आज की खबर है कुछ घंटों पर है कि इस ट्रंप ने बोला है कि वो एक नेवल ब्लॉकेड करेंगे और कोई भी साजो सामान ना तो ईरान से बाहर जा सकता है और ना तो ईरान के अंदर आ सकता है। इंटरनेशनल वाटर्स को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये चीज एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंस होगा, बिकॉज ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं और इंटरनेशनल वाटर्स में खाली ईरान की शिपिंग्स नहीं होती है, बाकी भी कंट्रीज की वेसल्स होती हैं। तो आप इंटरनेशनल वाटर्स में आप एक ऐसी पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, पुलिसिंग आप नहीं कर सकते। वो एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, हम जिसको अनक्लॉज बोलते हैं, उसके अगेंस्ट भी है। तो अब ये एक पोस्चरिंग है या ये डोनाल्ड ट्रंप अपना करना चाहते हैं? बिकॉज जैसे मैं एक स्टेटमेंट अभी आपको दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप हैज नो एपेटाइट फॉर वॉर। इसका मतलब कि उसके पास ये लड़ाई अभी आगे उसको खींचने में उसकी दिलचस्पी नहीं है। वो अभी दूसरी अपने आप को रीस्ट्रेटेजाइज कर रहा है कि मैं इस तरीके से कर दूंगा, बिकॉज अगर वो ब्लॉकेड करेगा तो ईरान भी कोई भी शिप्स को अलाउ नहीं करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने के लिए। तो उसमें पूरे वर्ल्ड के ऊपर प्रेशर आएगा और खासतौर पे चाइना, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, ऐसे कंट्रीज को। तो इसको मुझे लगता है कि ये पोस्टरिंग है, ये एक कंडीशंस बनाई जा रही हैं कि ईरान शायद कुछ मसलों पे रिकंसिडर करे अपना स्टैंड। अब आप देख लीजिए, अगर दोनों रेड लाइंस ही बना के चलेंगे, दोनों की अगर इसको रेड लाइंस ही होंगी कि हमारी रेड लाइन ये और हमारी रेड लाइन ये, तो फिर ये इसको एग्रीमेंट आपकी आगे अपना कैसे जा सकती है, मुझे बताइए। इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसको मुझे लगता है कि थोड़ा हमको एटलीस्ट वो 14 दिन तक का तो वेट करना पड़ेगा, बिकॉज 14 दिन तक वो जो सीज फायर की बात हो रही थी, तो
14 दिन तक तो शायद हमको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अभी देखते हैं इसको नेक्स्ट राउंड आपका कब आता है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि टॉक्स और आगे जाएंगे। जी जी। आफ्ताब कमल बादशाह साहब, ऐसे में जब बातचीत फेल साबित हुई है यहाँ पर, तो क्या हमें हमले फिर से देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि सीज फायर तो अभी चल ही रहा है और इजराइल पहले भी खिलाफ वर्जी कर चुका है लेबनान पर हमले करके, लेकिन अब जब एक राय कायम नहीं हो पाई यूएस और ईरान के बीच में, तो क्या इस दौरान फिर से हमें खिलाफ वर्जी सीज फायर की देखने को मिल सकती है? मुझे लगता है कि अमेरिका सीज फायर जो 2 हफ्ते का समय लिया है उसमें कोई बमबारी नहीं करेंगे अमेरिका की तरफ से। हाँ, लेकिन इजराइल ये स्पॉइलर है। ये कभी भी नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि सीज फायर हो, क्योंकि आपको याद दिला दूं, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पे हमला किए थे और कई बार अमेरिकी सदर ने कहा कि हम दोनों मिलकर सीज फायर करेंगे। लेकिन जब ट्रंप को पता चला कि इजराइल उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है सीज फायर के लिए, तो वो अपने आप उनके वाइस प्रेसिडेंट को भेज के हंगरी में और दोनों अग्री कर लिए सीज फायर के लिए। तो अब इजराइल जो है लेबनान पे हमला करके उसको सीज फायर को अंडरमाइन करना चाहता था, कमजोर करना चाहता है या उसको टॉर्पेडो करना चाहता था। तो अब नेतन्याहू खुलेआम कह रहे हैं कि हमारी जो लिस्ट में ईरानी ठिकाने पे जो बमबारी करना है अभी बाकी है, उसमें 30 या 35 ठिकाने हैं, उनको हम बमबारी किए बगैर हम चुप नहीं रहेंगे, चाहे वो कितना भी अर्सा लगे। और वो लेबनान पे लगातार बमबारी करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब तक हिजबुल्लाह के रॉकेट शुमाली इजराइल में जो दागे जा रहे हैं, जहां से वहां 50-60 यहूदी भाग के आए हैं, दूसरी जगह होटलों में रहते हैं, तो वो लिटानी रिवर तक उनका कब्जा करके हिजबुल्लाह के मिसाइलों को कमजोर करना चाहते हैं ताकि वो इजराइल में ना आ सके। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हिजबुल्लाह के वेपन्स जो है, चाहे वो लिटानी के शुमाल में हो या जुनूब में हो, माल दागते रहेंगे जब तक ईरान का मसला अभी भी लाइव रहेगा। तो इजराइल जो है इसमें डिसाइड कर रहा है। अब एप्स्टीन फाइल्स को लेके नेतन्याहू अगर जेल नहीं जाते हैं तो और प्रेशर डालेंगे और यहूदी फ्रेंड्स उनके अमेरिका में जो हैं बिलियनर्स और एपेक लॉबी दोबारा प्रेशर करेंगे और अमेरिका को मजबूर करेंगे कि आप सीजफायर के बाद 14 दिन के बाद या उससे पहले भी ईरान पे हमला करके जमीनी फौज भेज के खदेड़ दें। लेकिन ट्रंप अब जानने लगे हैं कि ये कितना महंगा होगा अमेरिका के लिए, जहां लोग पेट्रोल की कीमतें दुगने हो गए हैं और महंगाई बढ़ गई है और स्टॉक मार्केट में अरबों खरबों डॉलर लोगों का पैसा जो लगाए थे वो भी खत्म हो गया है। उनका अलग थलग हो गया अमेरिका पूरे दुनिया से, अपने नाटो, यूरोपियन एलाइज, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया भी अमेरिका की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाने की कोशिश करे, लेकिन उनके साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। तो अब जंग जारी रखते हैं तो इक़्तिसादी डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल आइसोलेशन होगा और बहुत बड़ी कीमत अमेरिकियों को अदा करना पड़ेगा। यही इजराइल चाहता है, लेकिन देखना होगा कि जेडी सांस और मागा मूवमेंट के लोग, क्योंकि इतने सारे लोग मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं, अगर इनकी तादाद अमेरिका में बढ़ती है, बॉडी बैग्स जिसको कहते हैं, तो ये महंगाई के लिए, महंगाई के अलावा पेट्रोल और स्टॉक मार्केट के अलावा ये बहुत अनपॉपुलर होगी और इलेक्शन जो नवंबर में आ रहे हैं ट्रंप के, उसमें रिपब्लिकन पार्टी को बहुत बड़ा धक्का बिल्कुल नुकसान हो सकता है। देखिए पहले ही ट्रंप के खिलाफ वहां की आवाम है, अमेरिका की आवाम है, और जो दूसरे मुल्क हैं वो भी ट्रंप का साथ यहां पर देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। राजन कोचर जी, अगर ये जंग लंबी चलती है, इस 15 दिन के बाद सीज फायर आगे नहीं बढ़ता है, तो ऐसे में ट्रंप को इसका खासा नुकसान हो सकता है। इसीलिए सीज फायर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले 15 दिन बाद, ये भी बहुत अहम है, और बातचीत का एक दौर और किया जाए, तभी कुछ बेहतर नतीजे निकलकर सामने आ सकते हैं। ज़हरा जी, ट्रंप ना एक एग्जिट प्लान अपना ढूंढ रहा है और आप उसको देखिए कि वो
सीज फायर भी उसी ने इसको इनिशिएट किया था, बिकॉज अब वो एक एस्केलेशन फटीग हम जिसको बोलते हैं डिप्लोमेसी में, एस्केलेशन फटीग में आ चुका है और वो इस लड़ाई को नहीं आगे लेके जा रहा। देखिए अभी अगर ये ऐसा होता तो आज ही अनाउंस कर देता कि ये सीज फायर बंद है और हम उसको स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बातचीत, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो अभी वो एक नैरेटिव साइकोलॉजिकल वॉर खेलने की कोशिश कर रहा है और ये बार बार ये एक स्टेटमेंट आप सुनते होंगे ट्रम्प से, वो बोलता है दैट वी हैव वन द वॉर, वी हैव वन द वॉर। यस जी जी। तो ये स्टेटमेंट जब आती है तो इसका मतलब क्या है? आई मीन इफ यू ट्राई टू एनालाइज कि ट्रम्प ये बार बार क्यों बोलता है, ये बार बार इसलिए बोलता है बिकॉज वो वहां से एग्जिट करना चाहता है, वो वर्ल्ड को बताना चाहता है वो लड़ाई जीत गया और कुछ अभी बाकी नहीं रहा। और वो इसको ये भी बताता है कि मैंने इतना इसको नष्ट कर दिया इसराइल, ईरान के उनके पास अभी मिसाइल्स भी नहीं है उनका, मैंने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी पीछे लेके आ गया हूं, मैं सब कुछ कर दिया हूं, उनकी लीडरशिप को नष्ट कर दिया। तो इस टाइप की जब स्टेटमेंट्स वो दे रहा है बार बार, तो उसका एक ही मकसद है कि वो उसको यहां से एग्जिट करना चाहता है। प्रॉब्लम आ रही है नेतन्याहू की तरफ से, बिकॉज नेतन्याहू लेबनान में लगा हुआ है और उसको टाइम चाहिए। सो आई थिंक ये जो सारी ये जो कहानी हमको देखने को मिल रही है, इट इज डिलेइंग टैक्टिक्स नेतन्याहू को मदद करने के लिए कि आप कुछ दिन और लेबनान में अपना जो भी नुकसान करना है हजबुल्लाह का आप कीजिए, उसको हजबुल्लाह को और वीक कीजिए। देखिए आज जो अगर आप इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इजराइल का सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है हजबुल्लाह, बिकॉज अभी वहां पे और कुछ रहा नहीं है जो इसको इजराइल को चुनौती दे सके, और इसीलिए वो लगा हुआ है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेने के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि वो इतने जल्दी इजराइल में इलेक्शन भी नहीं चाहता है, बिकॉज उसके अगेंस्ट करप्शन केसेस है, शायद वो इलेक्शन भी ना जीते। तो वो ये दोनों रणनीति का हिस्सा है उसका। एक तो उसको अपने डोमेस्टिकली भी लोगों को बताना है कि वो इस लड़ाई में जीता है। अभी देखिए ईरान की लड़ाई में वो बता नहीं सकता वो जीता है, बिकॉज ऐसी कोई जीत उसको वहां हासिल नहीं हुई है। तो लोग उससे पूछेंगे आप लड़ाई में क्यों गए जब आप जीत नहीं पाए? तो लेबनान की लड़ाई वो दिखाना चाहता है कि मैंने इतना एरिया कैप्चर कर दिया और हमने यहाँ पे हजबुल्लाह को खत्म कर दिया। तो वो एक जीत वो दिखाना चाह रहा है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो घुस गया लेबनान में, और वो जब तक एक पॉइंट तक नहीं जाएगा, एक एंड स्टेट तक नहीं जाएगा, हो सकता है 10, 15, 20 दिन उसको और चाहिए है लेबनान में, और उतनी ही देर तक ये चीज को जो है ये जो टॉक्स है आपकी स्थगित रहेंगी, बिकॉज ही इज वांटेड टू बाय टाइम। और उसने डोनाल्ड ट्रंप को बोला है कि आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, उसके बाद मैं लेबनान में लड़ाई को बंद कर दूंगा। जी जी, देखिए अब इस चीज को लेकर आगे क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या जो ये जो सीज फायर है ये बरकरार रहता है, क्योंकि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच जो भी मनमुटाव चल रहा है उसके मद्देनज़र, और ये हालात बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें आने वाले दिनों में कुछ अच्छा देखना है। तो फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।